मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा अलग अंदाज में नजर आते हैं। रविवार को वो नए अंदाज में नजर आए। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ मसूरी में ट्रैकिंग की और उसके साथ ही उनकी पत्नी गीता धामी और दोनों बच्चे भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाही आश्रम से पैदल ओल्ड राजपुर रोड होते हुए झाड़ी पानी पहुंचे और रास्ते में उन्होंने चाय की चुस्की ली और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत भी की। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये ट्रैक न केवल साहसिक गतिविधियों का हिस्सा है, बल्कि इस यात्रा के दौरान प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, साफ हवा और शांत वातावरण का भी अनुभव होता है। ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से, दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और इस बार हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम आ रहा है और ये आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो दुकानें बंद हो जाती थी, जिनका कारोबार बंद हो जाता था, 6 महीने तक जो है वो बिना किसी काम के रहते थे, उन सभी को अब 6 माह भी काम मिलेगा और पूरे 12 मास अब राज्य के अंदर हमारा टूरिस्ट का आना जाना रहेगा। जहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो जाते थे शीतकाल में, वहाँ भी इस बार आए हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। हमेशा से हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, हमारे सभी कार्यकर्ता। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जी हां, राष्ट्रीय खेलों के लिए उन्हें आमंत्रित किया है, विकास योजनाओं के लिए जनता का आभार जताया है। और आपको जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से भेंट मुलाकात की है, शॉल और नारायण आश्रम की प्रकृति भी भेंट की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें शॉल भी भेंट किया था और साथ ही साथ ये स्मृति चिन्ह भी भेंट की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जोशी से कई विषयों पर लंबी चर्चा भी की और उनकी लंबी उम्र की कामना भी प्रभु से की है। मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर करते हुए लोग बधाई भी दे रहे हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि नई दिल्ली में भारतीय जनसंघ और भाजपा के संस्थापक सदस्य, कुशल संगठनकर्ता और उत्कृष्ट मूल्यों से राजनीतिक क्षेत्र को अभिसंचित करने वाले हमारे अभिभावक पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का जन्मदिवस है और इस मौके पर पूरे देश भर से उन्हें बधाइयां दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। पूरा देश उनकी लंबी आयु की कामना कर रहा है और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उन्हें पुष्प भेंट करते हुए उनके लंबी उम्र की कामना की। और साथ ही साथ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तमाम चीजें लिखी और कहा कि आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से मुलाकात हुई और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 8 आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एक साथ बुलाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इसमें से कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं तो कुछ अनिच्छा जता चुके हैं, यानी कि जाने से इनकार कर चुके हैं। और इसमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। ऐसे में अगर सभी पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं तो पुलिस विभाग में जल्द ही कुछ बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। और इस तरह अगर सभी पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर गए तो पुलिस विभाग में जल्द ही बड़े फेरबदल भी देखा जा सकता है। दरअसल प्रदेश शासन ने आग्रह किया था कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 4 अधिकारियों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आग्रह के इतर 8 अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश दिए हैं। आईजी राजीव स्वरूप को आईजी गढ़वाल की पोस्ट संभालते 1 महीने का वक्त भी नहीं गुजरा है। वहीं 4 महीने पहले ही राज्य के यातायात निदेशक के तौर पर आईजी अरुण मोहन जोशी ने भी जिम्मेदारियां संभाली थी। जानकारों का कहना है कि इसमें से 8 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाना चाहते थे। न तो प्रतिनियुक्ति के लिए इन्होंने आवेदन ही किया, लेकिन उत्तराखंड शासन के अनुरोध को केंद्र द्वारा ठुकराया गया और जिसके बाद अब सभी अधिकारियों को एक साथ केंद्र में प्रतिनियुक्ति देनी होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव की। जी हां, उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में मतदान होने वाले हैं। आगामी 23 जनवरी को सभी निकायों के लिए वोटिंग होगी। निकायों में बीजेपी को बड़ी जीत हो, इसके लिए बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। सभी नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे मंडल अध्यक्ष तक सबको जो है कि पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे समय में हर क्षेत्र में जाकर के हर कार्य को संपादित किया है और जिस तरह से उनकी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में छवि है, उसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ इन चुनाव में मिलने वाला है। और हम जो है कि 100% उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें विजय प्राप्त करने वाले हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कई नेता दल बदल कर रहे हैं। जी हां, हाल ही में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ऐसे नेताओं को भगौड़ा नेता बता रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जाता है और एक ही परिवार उस पार्टी को चलाता है। ऐसे कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है और सिर्फ सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है ताकि राज्य को कैसे लूटा जा सके और इसकी प्लानिंग की जा सके। इसके लिए आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। प्रश्न तो आपने जो पूछा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था, क्योंकि ये उन्हीं का प्रश्न था, मेरा प्रश्न नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते जो प्रदेश का मेरा अनुभव है, मैं इतना कह सकता हूं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उस दल के अंदर आज जो है या तो एक परिवार उस दल को चलाने की कोशिश कर रहा है या कुछ गिने चुने लोग उस दल को कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दल जो है कि जो उत्तराखंड प्रदेश है उसकी भावनाओं के खिलाफ काम कर रहा है। यानी हम बार बार, जैसे मैं कहता हूं कि भाई सनातन विरोधी कार्य जो भी दल करेगा उसको उत्तराखंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका कार्यकर्ता भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज उनके दल के अंदर जो इस तरह की भगदड़ मची हुई है, तो वो उसका मूल कारण क्या है कि जो दल के बड़े लोग हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे। क्योंकि ऐसा है कि उनको जो है अभी भी ये लगता है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कैसे प्रदेश को लूटेंगे, कैसे प्रदेश को बर्बाद करेंगे, इस काम पे वो लगे हैं। कहीं दूर दूर तक सरकार आती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक मन के अंदर उनकी भ्रांति है, क्या पता आ जाए।
तो ऐसी स्थितियां जब बनी हुई हैं तो निश्चित तौर पर लोग दल छोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दल की स्थिति ये भी हो सकती है कि एक दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है, आज जैसे बंगाल के अंदर है। बंगाल के अंदर जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 32-33 साल का शासन किया, आज उसको कार्यकर्ता ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो वो स्थिति कांग्रेस की उत्तराखंड में आ सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये उनका विषय है, लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ये बता। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 1 जनवरी 2025 को 18 साल पूर्ण करने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित कर दिया गया है और इस सूची में 1,44,400 युवा मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिसको लेकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत 1 जनवरी 2025 तक भारत निर्वाचन आयोग ने नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। लिस्ट को लेकर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि 1 जनवरी 2025 की आहत तिथि के आधार पर 6 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में 84,29,459 मतदाता शामिल है। वर्तमान में प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की संख्या 89,812 है, जिसमें 87,103 पुरुष और 2,709 महिला सर्विस वोटर शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो अभियान चलाया गया था उस समय पूरे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन दर्ज हुए थे। आज जो ये हमारा अंतिम प्रकाशन हो रहा है, आज की तिथि में सभी जनपदों में मिलाकर कुल 11,733 पोलिंग स्टेशंस आज की तारीख में जनपदों में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो हमारे पूरे राज्य में एज कोहर्ट वाइज जो डेटा है, मैं आपको उस तरफ भी लेकर जाता हूँ। सर्वाधिक जो मतदाता हमारे हैं वो 30 साल से 39 साल के बीच के जो आयु के मतदाता हैं वो सर्वाधिक मतदाता हैं। इसमें 22,67,477 इतने मतदाता जो हैं इस आयु वर्ग में दर्ज सर्वाधिक। इसके उपरांत 40 साल से लेकर 49 साल के आयु वर्ग में सर्वाधिक मतदाता पाए गए हैं। 17,79,000 मतदाता पाए गए हैं। और जो हमारा 18 साल से 19 साल आयु वर्ग में जो हमारे युवा मतदाता हैं वो 1,44,400 मतदाता उस आयु वर्ग में पाए गए हैं। और जो 80 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाता हैं वो 1,62,000 मतदाता उस आयु वर्ग में पाए गए हैं। 40 साल से 49 साल आयु वर्ग के जो मतदाता हैं वो 17,79,000 मतदाता पाए गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लगातार सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच प्रचार प्रसार कर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के सभी मंत्री, भाजपा पदाधिकारी हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिसको लेकर बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने बताया है कि आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। पार्टी के जो भी काम है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड सोशल मीडिया के जरिए भाजपा की ओर से किया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्य हैं निकायों में, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पालिका अध्यक्षों ने जो भी अच्छे काम किए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सोशल मीडिया कर रहा है। और आज के दौर में सोशल मीडिया से त्वरित और सोशल मीडिया से तेज जो है कोई भी मीडिया नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सोशल मीडिया की पूरी टीम जो है निकाय चुनाव में बहुत तेज़ी के साथ चुनाव की घोषणा से पहले ही काम कर रही है। और निकाय चुनाव के लिए विशेष तौर पर हमने जो है प्रत्येक निकाय के लिए 2-2 लोगों की टीम नियुक्त की है। 204 लोगों की जो है हमने घोषणा की थी, जो लगातार जो है अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आम जन तक नहीं पहुंच पाते। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारे अच्छे काम जो है हम आम जन तक जो है पहुँचाने का काम ही सोशल मीडिया करेगा। और पार्टी का प्रचार प्रसार तेजी के साथ करता है। बिना खर्चे के जो है सोशल मीडिया का काम जो है अच्छे से चलता है। ये सारे फायदे सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाले हैं। और उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा अब श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है। जी हां, 8 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके बाद से अब तक प्रदेश में
17,000 से ज्यादा श्रद्धालु गद्दी स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू करने से पहले ही गद्दी स्थलों पर यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए थे, जिसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर रोजाना ब्रीफिंग की जा रही है और आंकड़ों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। सीएम की ओर से जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके तहत शीतकालीन यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। यात्रा मार्गों पर पुलिस फोर्स का बंदोबस्त भी किया गया है। पुलिस पर्यटकों की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शीतकालीन यात्रा का हम लोग डेली इसका ब्रीफिंग ले रहे हैं। डेली हम लोग उसका आंकड़े लिस्टिंग भी ले रहे हैं। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के अनुसार जो भी निर्देश जो है उसमें पूरे सारे जनपदों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो अपने यहाँ जो शीतकालीन यात्रा है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में, तो उन्होंने जो शीतकालीन यात्रा स्थल है उसको पूरा वहाँ पर हमने पुलिस फोर्स का भी बंदोबस्त किया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भी जो है पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। मार्ग बंद न हो इसके लिए जगह जगह जेसीबी तैनात किए गए और अब तक जो है बिल्कुल यात्रा सुगम चल रही है। सारे रास्ते खुले हुए हैं और पर्यटकों का भारी उत्साह भी है। पर्यटकों में अच्छी रुझान है। ये शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्साह भी है और पुलिस भी जो है उनकी मदद के लिए पूरी तरह उसमें तैयार है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थ और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर जानकारी देते हुए आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि आगामी निकाय चुनाव को सही तरीके से कराए जाने को लेकर निरंतर चेकिंग के दौरान 4,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख से ज्यादा है, वही 6.5 करोड़ की कीमत के मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 405 मामलों में 2400 लोगों का चालान कर 134 ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद लगाया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उत्तराखंड पुलिस चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ पारदर्शी बनाने के लिए अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करों की कमर तोड़ने का काम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। अवैध शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4,000 लीटर से ज़्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज़्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों के खिलाफ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने की कवायद तेज कर दी है, जिसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेज से की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को लेकर और अधिक दुरुस्त करने के लिए नई गाइडलाइन यानी कि SOP जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी अस्पताल का ये दायित्व है कि इमरजेंसी में आने वाले हर मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जाए। अगर मरीज के पास पैसे भी नहीं है तब भी डॉक्टर या अस्पताल उनके इलाज में न तो किसी तरह की कोई देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि डॉक्टर की पहली प्राथमिकता मरीज को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने की होनी चाहिए ताकि उसे बचाया जा सके। चिकित्सा निदेशक शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाना ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन पर लगे विचार विमर्श के बाद अस्पतालों के लिए SOP जारी की गई है, जिसके तहत टाइएज एरिया में मरीजों की तुरंत जांच, क्लिनिक प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी इंश्योरेंस आदि को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई है। इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को 10 मिनट के अंदर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में लापरवाही होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के MS या प्राचार्य की जवाबदेही होगी।
जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं, और 1 जनवरी से हमने ये एसओपी जारी करने के निर्देश दिए और जारी हो चुकी है। और इमरजेंसी विभाग में जब भी कोई मरीज आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि हमारे चिकित्सकों को जो भी इमरजेंसी में हैं कि वो तत्काल जो है मरीजों को अटेंड करें, उन्हें देखें, उन्हें उपचार जो भी मिलना चाहिए वो प्रदान करें। और अधिकतम 10 मिनट का जो समय दिया है, कभी कभार जो है भीड़ होती है मरीजों की इमरजेंसी में, फिर भी जो है हमने ये बोला है कि तत्काल जो है उन्हें सेवा प्रदान की जाए। और हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी क्रम में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजोला ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है जो जिले में लगातार छापेमारी कर रही है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजोला का कहना है कि मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध पर कार्रवाई की जा रही है और संदिग्ध स्थानों और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के ठिकाने पर दबिश भी दी जा रही है। चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव के दौरान कोई भी अवैध गतिविधि जनमत को प्रभावित न कर सके। आबकारी विभाग की टीमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सक्रिय है। जहां जहां अवैध शराब के ठिकाने होने की आशंका है वहां पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने कई संदिग्ध ठिकानों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। विभाग का मुख्य उद्देश्य नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में और इस शराब के संबंध अवैध संबंध में जहां जहां शराब के अवैध संबंध की कार्रवाई वो सब बनने की शिकायतें आ रही हैं उन जगह पर लगातार दबिशें दी जाएंगी। आबकारी विभाग इसमें बिल्कुल सख्त है और किसी को भी जो इस तरह की शराब बनाने में काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा दी जाएगा। संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। और जो नगर निगम के चुनाव है इसमें आबकारी विभाग द्वारा एक गहन जो टीम में मुखबिरों के द्वारा हर घर जहां जहां संदिग्ध लोग हैं उन लोगों की जानकारी लेकर के उनके घरों में दबिशें दी जाएंगी। और इस नगर निगम जो चुनाव है इसे संपन्न कराने में आपके विभाग की बड़ी भूमिका भी रहेगी और शराब के जहां जहां अवैध स्रोत रहे उन जगहों पर ही दबिशें देकर। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। और बड़ी खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है जहां पर हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। तमंचा और खोखा कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जो है पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। तमंचा और खोखा कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक हरिद्वार से पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था। पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।